हेलो एवरीवन, दिस इज अदिति पाल, फाइनल ईयर स्टूडेंट फ्रॉम एम्स नागपुर। मेरी नीट में रैंक 4067 थी और मैं गया बिहार से बिलोंग करती हूँ। तो आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के साथ। सबसे पहले हमारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स डज नॉट अप्लाई टू रिवर्स ऑस्मोसिस। तो रिवर्स ऑस्मोसिस के बारे में पूछ रहा है, एक ट्रांसपोर्टेशन का वे है रिवर्स ऑस्मोसिस। तो हमें इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए रिवर्स ऑस्मोसिस के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए, तभी हम ये चारों ऑप्शंस में से रूल आउट कर पाएंगे कि कौन सा सही है। तो सबसे पहले रिवर्स ऑस्मोसिस क्या है। तो रिवर्स ऑस्मोसिस रिवर्स है एंड ऑस्मोसिस है। तो पहला तो ऑस्मोसिस अलग है एंड रिवर्स ऑस्मोसिस अलग है। So reverse osmosis is the process by which molecules of a solvent pass through the semi-permeable membrane from a region of lower concentration to higher concentration. That is, water is made to move against the concentration gradient. तो वाटर जो है अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट मूव कर रहा है फ्रॉम अ रीजन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन, यानी जहाँ पे सॉल्यूट की कंसेंट्रेशन हमारे पास कम है, टू अ हायर कॉन्सेंट्रेशन, यानी कि जो हमारे पास सॉल्यूट की कंसेंट्रेशन जहाँ पे हायर है उस तरफ हमारे पास वाटर जो है वो मूव कर रहा है। So molecules of solvent pass through semi-permeable membrane. एक semi-permeable membrane है हमारे पास, and water is moving from a region of lower concentration to a higher concentration. और हमारे पास it is an active process as energy is required for the movement of solvent molecules against the concentration gradient. तो यहाँ पे जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स हैं अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट मूव कर रहे हैं, तो इसीलिए हमें किस चीज की चाहिए, किस चीज की जरूरत है, तो एनर्जी की जरूरत है। सो इट इज एन एक्टिव प्रोसेस एंड ये आरओ जो हमारे घर में होता है, हमने देखा है आरओ होता है हमारे घर में, तो ये आरओ स्टैंड्स फॉर रिवर्स ऑस्मोसिस। तो ये वाटर प्यूरिफिकेशन, हम आरओ से ही पानी पीते हैं, तो वाटर प्यूरिफिकेशन सिस्टम्स में रिवर्स ऑस्मोसिस का यूज होता है। तो वाटर मूव कर रहा है अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, यानी वाटर अपने लो कॉन्सेंट्रेशन से अपने हाई कॉन्सेंट्रेशन में जा रहा है, एंड दैट इज व्हाई इट इज एन एक्टिव प्रोसेस, क्योंकि यहाँ पे उल्टा हो रहा है तो हमें एनर्जी देनी पड़ेगी एंड दैट इज व्हाई इट इज यूज्ड इन वाटर प्यूरिफिकेशन सिस्टम्स। सो इट इज यूज्ड इन वाटर प्यूरिफिकेशन। तो हाँ, आरओस में हम यूज करते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। सो ये करेक्ट है हमारे पास। हमें डज नॉट अप्लाई यानी फॉल्स स्टेटमेंट बतानी है, तो ये करेक्ट है। इन दिस टेक्निक प्रेशर ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर इज अप्लाइड टू द सिस्टम। तो क्योंकि ये एक एक्टिव प्रोसेस है, यानी हम कुछ तो प्रेशर दे रहे हैं, कुछ तो प्रोवाइड कर रहे हैं, तो हमें ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर देना रहता है टू द सिस्टम फॉर दिस रिवर्स ऑस्मोसिस टू अकर। यानी हम एक एक्टिव प्रोसेस है, यानी कि एनर्जी हम दे रहे हैं, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ प्रेशर ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ये हुआ हमारा, ये सही है। इन दिस टेक्निक प्रेशर ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर इज अप्लाइड टू द सिस्टम। इट इज अ पैसिव प्रोसेस एंड इट इज एन एक्टिव प्रोसेस। तो ये दोनों स्टेटमेंट्स तो सही नहीं हो सकते, या तो एक्टिव होगा या तो पैसिव होगा। सो दिस रिवर्स ऑस्मोसिस इज एन एक्टिव प्रोसेस। ये हमारा सही ऑप्शन है, तो हमें फॉल्स वाला चूज करना है। सो हमारा फॉल्स ऑप्शन होगा कि इट इज अ पैसिव प्रोसेस। सो रिवर्स ऑस्मोसिस एक एक्टिव प्रोसेस है जिसमें हम प्रेशर अप्लाई करते हैं ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर टू द सिस्टम, और इस एनर्जी की वजह से हमारे पास जो वाटर है वो प्यूरिफाई होता है। तो ये था हमारा पहला रिवर्स ऑस्मोसिस के बारे में। तो हमने देखा कि रिवर्स ऑस्मोसिस ओवरऑल क्या है, क्या प्रोसेस है, और सारा उसके बारे में फैक्ट्स देखे। तो इट इज अ पैसिव प्रोसेस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। फिर हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट डायरेक्टली अफेक्ट ट्रांसपिरेशन। तो इसमें से कौन सा है जो
डायरेक्टली ट्रांसपिरेशन को अफेक्ट नहीं करेगा। तो फिर से जो हमारे पास ट्रांसपिरेशन है क्या? So transpiration is the loss of water from the aerial parts of the plant due to evaporation. यानी water का loss हो रहा है from the aerial parts of the plant. Aerial parts of the plant यानी leaves से हो रहा है। तो ये हमारे पास लॉस ऑफ वाटर है, ट्रांसपिरेशन एक तरीके से। और कैसे हो रहा है? तो ड्यू टू इवापोरेशन हो रहा है। तो इवापोरेशन को इसमें से कौन कौन सा अफेक्ट करेगा? तो अगर टेम्परेचर आप खुद ही सोचिए, अगर टेम्परेचर ज्यादा है तो इवापोरेशन ऑफ वाटर विल इंक्रीज, कॉजिंग द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन टू इंक्रीज। अगर हमारे पास टेम्परेचर ज्यादा है तो ज्यादा पानी इवापोरेट होगा, और ज्यादा पानी इवापोरेट होगा तो हमारे पास रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन भी इंक्रीज हो जाएगा। So rate of transpiration increases when temperature increases. उसके बाद टेम्परेचर के बाद सेकंड आता है हमारे पास लाइट। तो लाइट से क्या अफेक्ट होगा? तो अगर इंटेंसिटी ऑफ लाइट इंक्रीज होगी तो जाहिर सी बात है कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट इंक्रीज होगी तो हमारे पास हीट इंक्रीज होगी, तो इवापोरेशन भी ज्यादा होगा। एंड इवापोरेशन ज्यादा होगा तो अगेन रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन हमारे पास ज्यादा होगा। सो ये दोनों तो डायरेक्टली अफेक्ट कर रहे हैं हमारे पास, टेम्परेचर और लाइट। तो आगे हम बढ़ते हैं विंड स्पीड। तो आप खुद सोचिए कि एक जगह से वाटर इवापोरेट हो रहा है, वो कहाँ जा रहा है? वो एयर में इन द फॉर्म ऑफ ह्यूमिडिटी जा रहा है। तो हमारे पास जितनी ज्यादा विंड की स्पीड होगी वो उतना ज्यादा उस पानी को, एयर में जो पानी है वो इधर उधर लेके जाएगी। तो कभी भी हमारे पास जो एयर है वो ह्यूमिड नहीं रहेगी। तो हायर द स्पीड ऑफ विंड, हायर इज द रेट ऑफ इवापोरेशन, एंड दस ट्रांसपिरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विंड स्पीड। तो यही बात हुई कि पहला तो हमने देखा किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, देन लाइट के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एंड विंड स्पीड के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना ज्यादा विंड स्पीड होगा उतना ज्यादा हमारे पास जो है ट्रांसपिरेशन, इवापोरेशन होगा, एंड उतना ही ज्यादा हमारे पास ट्रांसपिरेशन होगा। देन लास्ट इज क्लोरोफिल कंटेंट ऑफ लीव्स। तो क्या क्लोरोफिल कंटेंट ऑफ लीव्स किसी भी तरह से ट्रांसपिरेशन को अफेक्ट कर सकता है? तो जो क्लोरोफिल कंटेंट ऑफ लीफ है वो डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होता तो है, पर नॉट फॉर ट्रांसपिरेशन बट फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, एंड दिस इंटरनल फैक्टर विल नॉट इम्पैक्ट ट्रांसपिरेशन डायरेक्टली। यानी क्लोरोफिल कंटेंट ऑफ द लीफ से इवापोरेशन और ट्रांसपिरेशन का कोई लेना देना नहीं होगा डायरेक्टली। So transpiration is affected by leaf area and leaf structure। यानी लीफ का कितना एरिया है, लीफ का स्ट्रक्चर कैसा है, उस पर तो हाँ डिपेंड कर सकता है कि कितना पानी इवापोरेट होगा। अगर ज्यादा सरफेस एरिया है तो ज्यादा होगा, ज्यादा स्ट्रक्चर उसका ज्यादा ब्रॉड है तो ज्यादा इवापोरेशन होगा। सो इट इज नॉट अफेक्टेड बाय द क्लोरोफिल कंटेंट ऑफ द लीव्स। सो 2 का जो हमारा आंसर होगा डी होगा, क्लोरोफिल कंटेंट ऑफ लीव्स। देन क्वेश्चन नंबर 2 था ये हमारा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। द लोअर सरफेस ऑफ लीफ विल हैव मोर नंबर ऑफ स्टोमाटा इन अ डैश लीफ। तो अब हमें पता होना चाहिए कि पहले तो डॉर्सी वेंट्रल लीफ, आइसोबाइलैटरल लीफ, फिर किसमें ज्यादा नंबर ऑफ स्टोमाटा होते हैं, ऑन द अपर सरफेस, ऑन द लोअर सरफेस। अगर आपने वो पार्ट पढ़ा होगा तभी आप ये क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं। तो सबसे पहले जो डॉर्सी वेंट्रल लीफ है, एंड तो डॉर्सी वेंट्रल लीफ किसमें देखने को मिलते हैं? तो डॉर्सी वेंट्रल लीफ इज इन डाइकॉट्स। तो हम कैसे याद रखेंगे? डी फॉर डॉर्सी वेंट्रल एंड डी फॉर डाइकॉट्स। तो डाइकॉट्स में होते हैं डॉर्सी वेंट्रल लीफ, एंड जो डॉर्सी वेंट्रल लीफ है इट हैज मोर नंबर ऑफ स्टोमाटा ऑन द लोअर सरफेस देन द अपर सरफेस। यानी जो डॉर्सी वेंट्रल लीफ जो कि डाइकॉट्स में देखने को मिलती है उसमें मोर नंबर ऑफ स्टोमाटा होते हैं हमारे पास ऑन द लोअर सरफेस ऑफ द लीफ रादर देन द अपर सरफेस। सो हम कैसे याद रखेंगे? ये तीनों वर्ड्स हमें साथ में याद रखने पड़ेंगे। डॉर्सी वेंट्रल, देन डाइकॉट्स, देन लोअर सरफेस। तो हम
एल डी डी के फॉर्म में या डी डी एल के फॉर्म में याद रख सकते हैं कि अगर डॉर्सी वेंट्रल लीफ है तो डाइकॉट्स में है, एंड लोअर सरफेस में ज्यादा नंबर ऑफ स्टोमाटा है. सो ऐसे हम याद रख सकते हैं for dorsiventral leaf. Then comes isobilateral leaf. So isobilateral leaf will be present in monocots. तो हमारा ये, अगर हम ये याद रखते हैं DDL, तो हमें बस बाकी जो बचे हुए चीजें, जैसे आइसोबाइलैटरल लीफ बच गया, अगर डाइकॉट्स कवर हो गया तो मोनोकॉट्स बच गया. सो इन मोनोकॉट्स द आइसोबाइलैटरल लीव्स, सो ये बाइलैटरल बोल रहा है, यानी कहीं ना कहीं एक सिमेट्री की बात चल रही है. सो इट विल हैव इक्वल नंबर ऑफ स्टोमाटा ऑन द लोअर एंड अपर सर्फेस. सो इन केस ऑफ isobilateral leaf which is found in monocots. So monocots में जब isobilateral leaves होगा, bilateral है यानी कहीं ना कहीं सिमेट्री हो रही है, तो हमारे पास बोथ अपर एंड लोअर सरफेस में इक्वल नंबर ऑफ स्टोमाटा होगा. जबकि डॉर्सीवेंट्रल लीफ में हमने याद किया था डॉर्सीवेंट्रल इज प्रेजेंट इन डाइकॉट्स एंड इट हैज मोर नंबर ऑफ स्टोमाटा ऑन द लोअर सरफेस ऑफ द लीफ. सो डॉर्सीवेंट्रल तो मोर नंबर ऑफ स्टोमाटा लोअर सरफेस ऑफ लीफ में हमसे पूछ रहा है, तो हमारा क्या आइसोबाइलैटरल में होगा, क्या दोनों में होगा, नन ऑफ द अबव में होगा? नहीं, तो हमारे पास जो मोर नंबर ऑफ स्टोमाटा है वो देखने को मिलेंगे इन अ डॉर्सीवेंट्रल लीफ. So then comes question number 4 हमारे पास, the form of sugar transported through phloem is. अब पूछ रहा है कि फ्लोएम है हमारे पास, हमको पता है कि फ्लोएम से हमारा फूड का ट्रांसपोर्ट होता है, जाइलम से वाटर का ट्रांसपोर्ट होता है. तो फ्लोएम में जो फूड है वो शुगर के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होगा. तो कौन से शुगर के फॉर्म में होता है इन द केस ऑफ फ्लोएम? तो हमारे पास जो हमारे पास फ्लोएम है उसमें ट्रांसपोर्ट होता है शुगर का इन द फॉर्म ऑफ सुक्रोज. तो अब हम देखते हैं कि सुक्रोज के फॉर्म में क्यों ट्रांसपोर्ट हो रहा है. सबसे पहले जो फोटोसिंथेसिस होता है उसमें जो शुगर्स प्रोड्यूस होते हैं दे आर ट्रांसपोर्टेड वर्टिकली, हॉरिजॉन्टली एंड लैटरली टू ऑल अदर ऑर्गन्स, मोस्टली थ्रू द फ्लोएम इन द फॉर्म ऑफ सुक्रोज. तो हमको पता है कि फोटोसिंथेसिस में लीव्स में हमारा जो है हमारे पास शुगर्स बन चुके हैं, जो फूड चाहिए प्लांट को वो बन चुका है. अब वो हर जगह ट्रांसपोर्ट होगा, सारे स्टेम्स के पास, बड्स के पास, फ्लावर्स के पास, और ये होगा थ्रू द फ्लोएम इन द फॉर्म ऑफ सुक्रोज. तो जो सुक्रोज है इट इज मेड अप ऑफ सब यूनिट्स, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज से हमारा सुक्रोज बनता है, ये तो हमें पता ही है. सो इट इज प्राइमरी कंपोनेंट ऑफ व्हाइट शुगर एंड इट्स नेचुरली प्रोड्यूस्ड बाय द प्लांट्स. तो ये नेचुरली प्लांट्स प्रोड्यूस करते हैं एंड इट इज अ डाइसैकेराइड एंड मेड अप ऑफ ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज. उसके बाद ग्लूकोज, फ्रक्टोज और राइबोज के फॉर्म में क्यों नहीं होता? सो ग्लूकोज जो है हमारे पास इंडिविजुअल्स में, हमारे पास जो लिविंग बीइंग्स है उसमें प्रोड्यूस होता है. सो जो ग्लूकोज है दैट इज अ सिंपल शुगर एंड इट इज मोस्ट प्रेवलेंट मोनोसैकेराइड, अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज ग्लूकोज. तो ग्लूकोज के फॉर्म में हमारे पास ये ऑप्शन ए है, हमारे पास ग्लूकोज के फॉर्म में जो है प्लांट्स में ट्रांसपोर्ट नहीं होता. देन है हमारे पास कौन सा? राइबोज एंड है हमारे पास फ्रक्टोज. सो फ्रक्टोज जो है दैट इज अ मोनोसैकेराइड, ग्लूकोज भी हमारा मोनोसैकेराइड है, एंड फ्रक्टोज जो है वो फ्रूट्स में पाया जाता है मेनली, सो इसे हम फ्रूट शुगर भी कहते हैं. सो फ्रक्टोज फ्रूट्स में पाया जाता है. और बचा हमारे पास राइबोज, तो हमें पता है राइबोज, डीऑक्सीराइबोज, ये तो डीएनए और आरएनए के कंपोनेंट्स हैं, एंड ये जो है हमारे पास ह्यूमन बॉडी में पाए जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ डीएनए एंड आरएनए. एंड अगर हमारे पास कोई जेनेटिक एबनॉर्मैलिटीज होंगी, इससे जो है बॉडीज एबिलिटी टू प्रोड्यूस एनर्जी जो है वो हैम्पर हो जाएंगी, क्योंकि हमारे पास डीएनए और आरएनए का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा. तो जो शुगर ट्रांसपोर्टेड थ्रू फ्लोएम है इन प्लांट्स, वो हमें याद रखना है, वो सुक्रोज होता है, एंड सुक्रोज इज अ डाइसैकेराइड मेड अप ऑफ ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज. देन
ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज से हमारा बनता है सुक्रोज। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। द प्रोसेस ऑफ गटेशन, तो गटेशन के बारे में पूछ रहा है, और जो हमारे पास ऑप्शन है, व्हेन द रूट प्रेशर इज हाई एंड द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन इज लो, व्हेन द रूट प्रेशर इज लो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन इज हाई, व्हेन द रूट प्रेशर इक्वल्स, when the root pressure as well as the rate of transpiration are high। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए फिर से हमें गटेशन के बारे में पता रहना चाहिए। सो व्हाट इज गटेशन? सो गटेशन जो है, इट इज द प्रोसेस ऑफ लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ liquid drops from the edges of leaves or the tips of veins through hydatodes is known as guttation। तो गटेशन में क्या हो रहा है? लॉस ऑफ वाटर है पहली बात तो, ट्रांसपिरेशन नहीं है, ये डिफरेंट प्रोसेस है। सो लॉस ऑफ वाटर हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड ड्रॉप्स। तो लिक्विड ड्रॉप्स के फॉर्म में वाटर का लॉस हो रहा है कहाँ से? फ्रॉम द एजेस ऑफ लीव्स और द टिप्स ऑफ वेन्स। तो या एजेस ऑफ लीव्स में आप देख रहे हैं, या फिर टिप्स ऑफ द वेन्स से हो सकता है। एंड थ्रू किसके हो रहा है? थ्रू हाइडाथोड्स। तो हाइडाथोड्स से जो है लिक्विड ड्रॉपलेट्स निकल रहे हैं फ्रॉम द एजेस ऑफ लीव्स और द टिप्स ऑफ वेन्स। और ये जो प्रोसेस है, दैट यूजुअली हैपेंस इन हर्बेशियस प्लांट्स व्हेन द ह्यूमिडिटी is high, when the humidity is low and the root pressure is high and the rate of transpiration is low। rate of transpiration low कब होगा? जब ह्यूमिडिटी हाई होगी। हमने देखा था अगर ह्यूमिडिटी हाई है तो पानी ऑलरेडी एनवायरमेंट में है, तो ट्रांसपिरेशन जो है वो नहीं हो पाएगा। सो ह्यूमिडिटी हाई है, रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन लो है एंड द रूट प्रेशर इज हाई। तो ये पानी जो है हमारे पास गटेशन के थ्रू लॉस्ट होगा। सो व्हेन द रूट प्रेशर इज हाई एंड द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन इज लो, तो जो हमारा प्रोसेस होगा दैट विल बी गटेशन। क्योंकि ह्यूमिडिटी ऑलरेडी हाई है, ट्रांसपिरेशन के थ्रू पानी लॉस नहीं हो रहा है, पर रूट प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, तो हमारे पास पानी कहीं ना कहीं से तो निकलना पड़ेगा, तब होगा हमारे पास गटेशन। दैट इज द लॉस ऑफ वाटर ड्रॉप्स थ्रू टिप्स ऑफ हमारे पास वेन्स एंड द एजेस ऑफ लीव्स। तो आप देख सकते हैं वाटर ड्रॉपलेट्स दिख रहे हैं। तो ये कब हुआ होगा? जब ट्रांसपिरेशन नहीं हो पा रहा है, ह्यूमिडिटी बहुत हाई है एंड रूट प्रेशर जो है इंक्रीज्ड है। सो पानी को निकलने के लिए कोई ना कोई रास्ता चाहिए, तो वो रास्ता ये बनाता है थ्रू गटेशन। सो रूट प्रेशर क्या है हमारे पास? रूट प्रेशर इज हाई and rate of transpiration is low because humidity is high। So 5 का जो है हमारा A हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। Which of the following is an example of imbibition? तो बहुत सारे वर्ड्स हैं इस चैप्टर में, ट्रांसपिरेशन, गटेशन और इम्बिबिशन। आपको हर एक वर्ड का कॉन्सेप्ट अच्छे से पता होना चाहिए, नहीं तो बहुत इजीली आप इन वर्ड्स में कंफ्यूज हो सकते हैं और गलती कर सकते हैं। तो हमें अच्छे से सारे कॉन्सेप्ट्स पता होने चाहिए। सो इम्बिबिशन की बात चल रही है, तो इम्बिबिशन की बात चल रही है तो हमें पहले इम्बिबिशन पता होना चाहिए। तो डिफरेंट ऑप्शन से हम एनालाइज करते हैं। तो अपटेक ऑफ वाटर बाय रूट हेयर, तो जो रूट हेयर जो है हमारे पास, हमें पता है जो रूट है वो हमारे पास सारा वाटर एंड मिनरल्स को प्लांट सॉइल से प्लांट्स तक पहुंचाता है। सो जो रूट्स है हमारे पास वो ही हमारा वाटर एंड मिनरल्स को पहुंचाएगा। सो अपटेक ऑफ वाटर बाय रूट हेयर, क्या इसे हम इम्बिबिशन कहते हैं? ये तो हम काफी टाइम से पढ़ रहे हैं कि रूट विल एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फॉर द प्लांट। सो वी डिड नॉट गिव एनी स्पेशल टर्म फॉर इट। सो दिस इज नॉट इम्बिबिशन, दिस इज प्राइमरीली ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। ये तो ऑस्मोसिस से डायरेक्टली हो जाता है, इसमें तो इम्बिबिशन का कोई सीन नहीं है। फिर हमारे पास है एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन स्टोमाटा। सो एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस इन स्टोमाटा, क्या इसका नाम इम्बिबिशन है? ये तो सिंपली बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन जो है हमारा एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो जाता है इन द स्टोमाटा थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, इसका तो नाम इम्बिबिशन नहीं है। फिर हमारे पास जो है स्वेलिंग ऑफ सीड व्हेन पुट इन सॉइल। सो व्हाट इज इम्बिबिशन? इम्बिबिशन इज द सरफेस एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर दैट कॉजेस स्वेलिंग ऑफ द सीड कोट।
यानी कहीं भी जब सरफेस एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर हो रहा है जिससे हमारा स्वेलिंग हो रही है, तो उसे हम कहते हैं इम्बिबिशन, इम्बाइब करना वाटर को. सो इम्बिबिशन इज द सरफेस एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर दैट कॉजेज द स्वेलिंग ऑफ सीड कोट, एंड इम्बिबिशन इज द इनिशियल स्टेप इन सीड जर्मिनेशन. तो ये हमारा सबसे इनिशियल स्टेप होता है सीड जर्मिनेशन में, जिसमें जो है हमारा सीड कोट जो है वो पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है, पानी को एब्जॉर्ब करके और स्वेल हो जाता है. सो दिस इज नोन एज द प्रोसेस ऑफ इम्बिबिशन. ठीक है, तो ये हुआ हमारा इम्बिबिशन. देन ओपनिंग ऑफ स्टोमाटा. सो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा आर रेगुलेटेड बाय गार्ड सेल्स. तो गार्ड सेल्स हमारे स्टोमाटा को इनक्लोज करते हैं, एंड वो ही जो है थ्रू ओस्मोसिस ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा को रेगुलेट करते हैं. सो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा भी है जो है गार्ड सेल्स के वजह से हो रही है. दैट विल बिकम टर्जिड और फ्लैसिड बिकॉज ऑफ ओस्मोसिस. सो ये गार्ड सेल्स जो है टर्जिड हो रहे हैं या फ्लैसिड हो रहे हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ ओस्मोसिस, एंड दैट इज व्हाई ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा इज टेकिंग प्लेस. सो इसमें भी हमारा ओस्मोसिस का कॉन्सेप्ट आ जाता है. तो ये भी हमारा जो है इम्बिबिशन का एग्जाम्पल नहीं है. सो इम्बिबिशन का एग्जाम्पल इज स्वेलिंग ऑफ सीड व्हेन पुट इन सॉइल. तो जब सॉइल में हम सीड को रखते हैं तो उसकी स्वेलिंग हो जाती है, तो उसे ही हम इम्बिबिशन कहते हैं. सो एंड दैट इज द फर्स्ट स्टेप इन सीड जर्मिनेशन. तो ये था हमारे पास एग्जाम्पल ऑफ इम्बिबिशन हमें बताना था. तो हमने बताया कि स्वेलिंग ऑफ सीड व्हेन पुट इन सॉइल इज एन एग्जाम्पल ऑफ इम्बिबिशन. देन ये था क्वेश्चन नंबर 6. अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे. When a plant undergoes senescence, the nutrients may be. तो हमसे पूछ रहा है कि जब प्लांट का सेनेसेंस होता है, यानी जब प्लांट जो है प्लांट डाई आउट करने वाला होता है, तो क्या होता है न्यूट्रिएंट्स का. सो व्हेन प्लांट senescence takes place. Senescence क्या है? It is defined as the process of aging which entails the death of tissues and finally the entire plant body. So senescence जो है process of aging है. Process of aging जिसमें क्या होगा? जिसमें death of tissues होगा and finally the entire plant body will die. ये है सेनेसेंस. सो जब सेनेसेंस हो रही है प्लांट के अंदर, तो न्यूट्रिएंट्स का क्या होगा? सो व्हेन सेनेसेंस हो रहा है प्लांट के अंदर, तो जो न्यूट्रिएंट्स है फ्रॉम द डाइंग पार्ट ऑफ द प्लांट, दे आर मोबिलाइज्ड और ट्रांसलोकेटेड टू द ग्रोइंग पार्ट्स ऑफ द प्लांट. यानी जो प्लांट है वो भी चाहेगा, जैसे कोई भी चाहता है कि वो अपनी लाइफ को प्रोलॉन्ग करे, तो जब प्लांट मरने वाला होगा, जब प्लांट की एजिंग होगी, तो वो भी कोशिश करेगा कि अपनी एजिंग को भी प्रोलॉन्ग करे, यानी ज्यादा से ज्यादा टाइम वो प्लांट जिंदा रहे. तो उसके लिए जो प्लांट है वो क्या करेगा? उसके लिए प्लांट जो है अपने जो न्यूट्रिएंट्स हैं जो ओल्ड पार्ट्स ऑफ द प्लांट में हैं, उसको वो ट्रांसलोकेट करेगा, उसको भेजेगा टू द यंग पार्ट्स ऑफ द प्लांट कि वो उस न्यूट्रिएंट्स को लेके थोड़ा और टाइम प्लांट की लाइफ को प्रोलॉन्ग कर सके. सो दिस इज मेंट बाय लाइक कि जो प्लांट सेनेसेंस जाता है तो द न्यूट्रिएंट्स में भी एक्यूमुलेट करने का कोई फायदा नहीं है. विड्रॉ करने से तो सेनेसेंस और जल्दी होगा. सो ट्रांसलोकेट करेगा फ्रॉम द ओल्डर पार्ट्स ऑफ द प्लांट टू द यंगर पार्ट्स ऑफ द प्लांट, सो दैट प्लांट की जो लाइफ है वो प्रोलॉन्ग हो सके. तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7. फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे. वाटर पोटेंशियल ऑफ प्योर वाटर एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर इज इक्वल टू. तो हमसे पूछ रहा है कि जो वाटर पोटेंशियल है प्योर वाटर का एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर वो किसके इक्वल होता है. सो जो वाटर पोटेंशियल है उसका मतलब क्या है? सो वाटर पोटेंशियल इज द मेजर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन एंड फ्री एनर्जी ऑफ वाटर इन अ सिस्टम पर यूनिट वॉल्यूम. तो कंसंट्रेशन कितना है वाटर का एंड फ्री एनर्जी कितनी है वाटर की इन अ सिस्टम पर यूनिट वॉल्यूम, उसको हम कहते हैं वाटर पोटेंशियल, और इसे हम एक्सप्रेस करते हैं इन पास्कल्स.
सो अगर हाई वाटर पोटेंशियल है, सो इसका क्या मतलब होगा, दैट द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर एंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इन दैट सिस्टम इज हाई। उसके बाद अगर लो पोटेंशियल है तो वही उसका ऑपोजिट होगा। सो वाटर पोटेंशियल ऑफ अ सॉल्यूशन क्या होता है, अब हमने पहले वाटर था हमारे पास, उसमें कुछ सॉल्यूट डाल के एक सॉल्यूशन बना लिया। सो व्हेन सॉल्यूट इज एडेड टू द सिस्टम, सम वाटर मॉलिक्यूल्स विल गेट बाउंड टू द सॉल्यूट पार्टिकल्स, और उसके वजह से कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स जो पहले फ्री थे अब फ्री नहीं रहेंगे। सो क्या होगा, जो काइनेटिक एनर्जी रिड्यूस हो जाएगी एंड कंसंट्रेशन ऑफ फ्री वाटर मॉलिक्यूल्स भी रिड्यूस हो जाएंगे। सो वाटर पोटेंशियल अगर किसी सॉल्यूशन का है तो वो कम हो जाएगा। ठीक है। देन वाटर पोटेंशियल ऑफ प्योर वाटर, जाहिर सी बात है अगर प्योर वाटर है तो उसका वाटर पोटेंशियल जो है वो ज्यादा रहेगा, क्योंकि उसमें कोई भी सॉल्यूट्स नहीं है, तो वाटर पोटेंशियल विल ऑफ प्योर वाटर विल बी द हाईएस्ट, एंड उसकी जीरो होती है, वैल्यू होती है 0 पास्कल्स एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो हमारे पास अगर प्योर वाटर है और वो किस स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे है, तो हमारा जो वाटर पोटेंशियल होगा प्योर वाटर का एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, दैट विल बी इक्वल टू 0 पास्कल्स। और अगर हम इस प्योर वाटर में सॉल्वेंट मिला देते, अगर हम प्योर वाटर में सॉल्वेंट मिला देते तो क्या होता, तो हमारे पास फ्री वाटर मॉलिक्यूल्स कम हो जाते हैं एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर भी कम हो जाता, बिकॉज सम ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल्स जो है वो सॉल्यूट के पास चले जाते हैं उससे इंटरैक्ट करने के लिए। तो हमारे पास 0 से भी कम हो जाता वाटर पोटेंशियल। सो वाटर पोटेंशियल किसके इक्वल होता है, एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर इट इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। माइकोराइजा इज अ सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ फंगस विथ रूट सिस्टम विच हेल्प्स इन। अब पूछ रहा है कि माइकोराइजा एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन है, हमने पढ़ा है, तो ये किस चीज में हेल्प करता है, जिसके साथ ये एसोसिएशन बनाता है उसका क्या फायदा होता है। जो माइकोराइजा है, माइकोराइजा की जो हाइफी है, दैट इज, आप देख सकते हैं यहाँ पे माइकोराइजा, तो विदाउट माइकोराइजा और विथ माइकोराइजा में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कितनी ज्यादा डेंसिटी दिख रही है हमें, और यहाँ पे कितनी कम डेंसिटी है रूट्स की। सो इन हाइफी की वजह से, हाइफी कंपोनेंट ऑफ द माइकोराइजा इंक्रीजेस द सरफेस एरिया। आप देख सकते हैं अगर ज्यादा डेंस होगा तो सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाएगी फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फॉर द प्लांट। यानी अगर सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाती है तो वाटर का एब्जॉर्प्शन जो है इंक्रीज हो जाएगा बाय द प्लांट। साथ ही साथ हमारे पास फंगल कंपोनेंट जो है दैट विल हेल्प इन फॉस्फेट मोबिलाइजेशन, दस प्रोवाइडिंग मिनरल न्यूट्रिशन टू द प्लांट। पहले तो ज्यादा वाटर एब्जॉर्ब करने में हेल्प करेगा बिकॉज सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाएगा ड्यू टू द माइकोराइजा। सेकेंडली जो है हमारे पास जो फॉस्फेट मोबिलाइजेशन है उसको भी इंक्रीज करने में हेल्प करेगा ये माइकोराइजा जो है। तो एक तो हमारा हुआ एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, उसका इंक्रीज हुआ कैसे, क्योंकि हमारे पास सरफेस एरिया जो है ओवरऑल इंक्रीज हो गई बिकॉज ऑफ द हाइफी कॉम्पोनेंट ऑफ द फंगस, हाइफल कॉम्पोनेंट्स की वजह से। एंड देन जो हमारे पास फॉस्फेट मोबिलाइजेशन है वो भी हमारा इंक्रीज हो जाता है ड्यू टू माइकोराइजा, एंड दस मिनरल न्यूट्रिशन अप टू द प्लांट भी मिल जाता है। सो अब ट्रांसलोकेशन क्या है, ट्रांसलोकेशन तो ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स इन द फ्लोएम है ऑफ द प्लांट्स, एंड गैसियस एक्सचेंज तो हमारे पास स्टोमाटा के थ्रू होता है इन द प्लांट। तो उसमें तो माइकोराइजा का कोई रोल नहीं होगा, ना तो गैसियस एक्सचेंज में होगा और ना ही ट्रांसलोकेशन में होगा माइकोराइजा का कोई रोल। सो इट विल रोल जो होगा हमारे पास एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर में होगा एंड मिनरल न्यूट्रिशन में होगा। सो बोथ ए एंड बी में हमारा रोल होगा, ट्रांसलोकेशन में नहीं होगा और ना ही गैसियस एक्सचेंज में कोई रोल होगा माइकोराइजा का। सो करेक्ट आंसर विल बी बोथ ए एंड बी। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास। बेस्ड ऑन द फिगर गिवन बिलो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट। तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन दिख रहा है हमें, सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स यहाँ पे ज्यादा दिख रहे हैं और ए में कम दिख रहे हैं। सो वी हैव टू स्टेटमेंट्स, देखिए आप, स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट यानी फॉल्स।
फॉल्स स्टेटमेंट ढूंढ के निकालना है हमें फॉर दिस डायग्राम। सो हमारे पास क्या क्या स्टेटमेंट है? मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स विल टेक प्लेस फ्रॉम चैम्बर ए टू चैम्बर बी। तो क्या मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम चैम्बर ए टू चैम्बर बी होगा? मूवमेंट ऑफ सॉल्यूट विल टेक प्लेस फ्रॉम ए टू बी। क्या सॉल्यूट खुद से मूव करेगा ए टू बी तक? उसके बाद प्रेजेंस ऑफ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज अ प्री रेक्विजिट फॉर दिस प्रोसेस टू अकर। उसके बाद डायरेक्शन एंड रेट ऑफ ऑस्मोसिस डिपेंड्स अपॉन बोथ द प्रेशर ग्रेडियंट एंड कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो यहाँ पे हमें ये प्रोसेस जो है वो ऑस्मोसिस की है। तो प्रेजेंस ऑफ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज अ प्री रेक्विजिट, बहुत बिल्कुल सही बात है। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन तो पहले होनी ही चाहिए। सो ये तो हमारा सही होगा। एंड ऑस्मोटिक जो डायरेक्शन एंड रेट ऑफ ऑस्मोसिस है दैट विल डिपेंड बोथ ऑन द प्रेशर ग्रेडियंट एंड कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ये भी बिल्कुल सही बात है कि दोनों पे ही ये डिपेंड करेगा हमारा जो ऑस्मोसिस का रेट है और डायरेक्शन है, दैट इज बोथ ऑन प्रेशर ग्रेडियंट एज वेल एज कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, दोनों पे ही डिपेंड करेगा हमारे पास जो है ऑस्मोसिस का डायरेक्शन एंड रेट। उसके बाद प्रेजेंस ऑफ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज अ प्री रेक्विजिट, सही बात है। फिर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स अपने हायर कॉन्सेंट्रेशन से अपने लोअर कॉन्सेंट्रेशन में जाएंगे। तो हाँ, सॉल्वेंट तो ए से बी तक जाएगा, ये तो सही बात है। जहाँ पे वाटर ज्यादा है वो जहाँ वाटर कम है उधर जाने की कोशिश करेगा। क्या मूवमेंट ऑफ सॉल्यूट खुद से होगा हमारे पास? तो हमारे पास सॉल्यूट का मूवमेंट जो है, solute cannot move across a semi-permeable membrane unless facilitated through channels or special carrier proteins। तो जो हमारे पास solute है वो तो खुद से मूव ही नहीं कर सकता across semi-permeable membrane। तो वो कहाँ से मूव करेगा? उसके लिए तो हमें कुछ फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट चाहिए या कैरियर प्रोटीन्स चाहिए ताकि हम सॉल्यूट को अक्रॉस अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन मूव करवा सके, पर वो तो यहाँ पे है ही नहीं। तो सॉल्यूट विल नॉट मूव फ्रॉम ए से बी जो है हमारा सॉल्यूट वो मूव नहीं कर सकता। सो ये हमारा जो है फॉल्स होगा फॉर द गिवन प्रोसेस दैट इज ऑस्मोसिस। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। तो क्वेश्चन नंबर 11 हमसे पूछ रहा है मैच द फॉलोइंग्स एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो हमें इनको एक लीव्स, सीड, रूट्स, एस्पिरिन एंड प्लाज्मोलाइज्ड सेल्स, इनके काम से मैच करना है। तो सबसे पहले हमारे पास लीव्स से क्या होता है, सीड में क्या होता है। तो हमने अभी अभी देखा था कि लीव्स से तो हमारे पास ट्रांसपिरेशन होगा, देन सीड में होता है हमारे पास इम्बिबिशन, देन रूट्स हमारे क्या करते हैं, रूट्स जो है हमारे एब्जॉर्प्शन करते हैं, एस्पिरिन जो है वो एंटी ट्रांसपेरेंट है, एंड प्लाज्मोलाइज्ड सेल इज ड्यू टू नेगेटिव ऑस्मोटिक पोटेंशियल। तो हम एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारे पास जो है लीव्स। सो लीव्स जो है, लीव्स क्या करते हैं? सो लीव्स जो है ट्रांसपिरेशन में रोल प्ले करते हैं। सो ट्रांसपिरेशन इज द प्रोसेस of evaporative loss of water by plants that occur mainly through stomata present on leaves. So transpiration is the process of evaporative loss of water. Evaporation के through जो है loss of water हो रहा है plants के अंदर, which will occur mainly through stomata. Stomata के through mainly होगा, that is present on the leaves. तो ये है ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस दैट इज कैरीड आउट बाय लीव्स। देन कम्स सीड। तो सीड करता है इम्बिबिशन। अब इम्बिबिशन क्या है? इम्बिबिशन इज द सरफेस एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। फॉर एग्जांपल द सीड कोट स्वेल्स अप ड्यू टू इम्बिबिशन। तो जो सीड कोट है दैट विल स्वेल अप ड्यू टू इम्बिबिशन। सो इम्बिबिशन जो है क्या है हमारे पास? स्वेलिंग ऑफ सीड कोट ड्यू टू सरफेस एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। देन जो रूट्स है हमारे पास, वहां पे होता है एब्जॉर्प्शन। तो हमें पता है कि जो रूट हेयर्स हैं वो वाटर एंड मिनरल्स को एब्जॉर्ब करते हैं, एंड जो रूट हेयर्स हैं दे आल्सो इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। सो रूट्स का काम है फॉर एब्जॉर्प्शन। देन कम्स एस्पिरिन। तो एस्पिरिन जो है कैसे एंटी ट्रांसपेरेंट है? सो एंटी ट्रांसपेरेंट क्या है? इट इज अ सब्सटेंस
that is applied on leaf surface to reduce transpiration and prevent water loss. तो ये एक ऐसा सब्सटेंस है जिसको हम लीफ सरफेस पे जब लगाते हैं तो हमारा जो है ट्रांसपिरेशन एंड वाटर लॉस जो है वो प्रिवेंट होता है. एंड एग्जांपल्स क्या होते हैं? फिनाइल मर्करी एसीटेट, PMA, एब्सिसिक एसिड एंड एस्पिरिन. तो फिनाइल मर्क्यूरी एसीटेट, एब्सिसिक एसिड एंड एस्पिरिन आर एग्जाम्पल्स ऑफ एंटी ट्रांसपेरेंट्स. इनको अगर हम लीफ के सरफेस पे लगाएंगे तो जो ट्रांसपिरेशन है वो रिड्यूस होगा एंड वाटर लॉस जो है वो प्रिवेंट होगा. उसके बाद हम आते हैं प्लाज्मोलाइज्ड सेल. तो प्लाज्मोलिसिस क्या है? सो प्लाज्मोलिसिस इज अ प्रोसेस बाय व्हिच प्रोटोप्लाज्म shrinks from the cell wall of a plant cell when it is placed in a hypertonic solution. सो अगर प्लांट सेल को हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डालते हैं तो जो प्रोटोप्लाज्म का श्रिंकेज होता है फ्रॉम द सेल वॉल उसको हम कहते हैं प्लाज्मोलिसिस. सो प्लाज्मोलिसिस में प्रोटोप्लाज्म का अगर श्रिंकेज हो रहा है इसका मतलब पानी बाहर निकल रहा है. सो एक्सोस्मोसिस हो रहा है. एक्सोस्मोसिस टेक्स प्लेस रिजल्टिंग इन अ प्लाज्मोलाइज्ड सेल and it is due to the loss of water molecules. प्लाज्मोलाइज्ड सेल का जो है वो नेगेटिव ऑस्मोटिक पोटेंशियल हो जाता है. तो हमने देखा था ऑस्मोटिक पोटेंशियल वाटर की वजह से होता है. तो अगर वाटर ही लॉस हो गया फ्रॉम अ प्लाज्मोलाइज्ड सेल तो उसका जो ऑस्मोटिक पोटेंशियल है वो भी हमारा नेगेटिव हो जाएगा. सो प्लाज्मोलाइज्ड सेल का जो ऑस्मोटिक पोटेंशियल है वो नेगेटिव हो जाता है ड्यू टू लॉस ऑफ वाटर एंड प्लाज्मोलिसिस जो होता है श्रिंकेज ऑफ सेल प्रोटोप्लाज्म फ्रॉम द सेल वॉल. सो दैट इज द एक्सप्लेनेशन कि प्लाज्मोलाइज्ड सेल का क्यों नेगेटिव ऑस्मोटिक पोटेंशियल होता है. तो हम देखें तो हमारा आंसर होता है ऑप्शन ए का 2, बी का 4, सी का 5, डी का 1 और ई का 3. देन हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे. हमें मिसमैच्ड पेयर को पॉइंट आउट करना है कि कौन सा इसमें हमारे पास गलत एक्सप्लेनेशन दे रखा है. तो पहला है हमारे पास अमाइलोप्लास्ट, फिर है हमारे पास इलायोप्लास्ट, देन है हमारे पास क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट. तो हम देखें तो हम ल्यूकोप्लास्ट हम देखते हैं. ल्यूकोप्लास्ट में कलरलेस पिगमेंट्स होते हैं. सही बात है. एक तो पहला हमारे पास ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस प्लास्टिड्स होता है एंड दे आर स्पेशलाइज्ड फॉर स्टोरेज ऑफ फूड. ठीक है. तो कलरलेस पिगमेंट्स ये तो हमारा सही है. देन क्रोमोप्लास्ट, क्रोमो यानी कि कोई कलर होगा. सो दे विल बी नॉन ग्रीन एंड अदर कंटेन कलर्ड पिगमेंट्स अदर देन क्लोरोफिल, यानी ग्रीन नहीं होगा उसको छोड़ के सारे जो डिफरेंट पिगमेंट्स होगा फॉर अट्रैक्टिंग एनिमल्स टू फ्लावर्स एंड फ्रूट्स. तो सही बात है. हमारे पास जो क्रोमोप्लास्ट है वो नॉन ग्रीन होंगे यानी कि कोई भी अदर कलर्स के होंगे एंड उससे जो है हमारे पास एनिमल्स को अट्रैक्ट कर सकते हैं टू फ्लावर्स एंड फ्रूट्स. देन कम्स हमारे पास क्लोरोप्लास्ट. तो क्लोरोप्लास्ट यानी ग्रीन कलर होने चाहिए एंड दे विल बी ग्रीन प्लास्टिड्स फॉर फोटोसिंथेसिस. सो क्लोरोप्लास्ट विल कंटेन क्लोरोफिल पिगमेंट्स. तो ये दोनों भी हमारा सही होता है. नाउ ल्यूकोप्लास्ट के ही हमारे पास जो है 3 फॉर्म्स होते हैं, अमाइलोप्लास्ट, एल्यूरोप्लास्ट एंड इलायोप्लास्ट. सो नाम से हमें समझ में आ रहा है कि जो इलायोप्लास्ट है वो स्टोरेज ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स करेंगे. एल्यूरोप्लास्ट इज एल्यूरोन लेयर ऑफ प्रोटीन होता है तो स्टोरेज ऑफ प्रोटीन्स विल बी एल्यूरोप्लास्ट. एंड फाइनली अमाइलोप्लास्ट. तो अमाइलेज जो है वो स्टार्च को डाइजेस्ट करता है तो उस नाम से हम पता कर सकते हैं कि स्टोरेज ऑफ स्टार्च होता है इन अमाइलोप्लास्ट. तो अमाइलोप्लास्ट स्टोरेज ऑफ स्टार्च, इलायोप्लास्ट ऑयल्स एंड फैट्स एंड एल्यूरोप्लास्ट फॉर द स्टोरेज ऑफ प्रोटीन्स. सो अमाइलोप्लास्ट stores protein granules will be the wrong option. इलायोप्लास्ट हाँ ऑयल्स एंड फैट्स को स्टोर करता है हमारे पास जो है इलायोप्लास्ट. सो मिसमैच्ड पेयर विल भी यहाँ पे हमारे पास अमाइलोप्लास्ट होके आएगा कि अमाइलोप्लास्ट में तो हमारे पास स्टार्च का स्टोरेज होता है ना कि प्रोटीन ग्रैन्यूल्स का.
फिर हम आते हैं, हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 12। इसी के साथ हमारे पास एमसीक्यूज जो है वो खत्म होते हैं। फिर हम आते हैं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस पे। तो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में हमारा पहला क्वेश्चन है, स्मॉलर लिपिड soluble molecules diffuse faster through cell membrane, but the movement of hydrophilic substances which are facilitated by certain transporters which are chemically। अब हमसे क्वेश्चन पूछना क्या चाह रहा है, हमें पता है कि जो सेल मेम्ब्रेन है उसका फोस्फोलिपिड नेचर होता है। तो अगर फोस्फोलिपिड की कोई चीज है तो जो लिपिड्स हैं और स्मॉल चीजें हैं उसको आसानी से आने देगी। पर अगर लिपिड का बना हुआ है एंड वाटर अंदर आना चाह रहा है तो वो तो हाइड्रोफिलिक हो गया, तो उसको वो नहीं आने देगा, जो सेल मेम्ब्रेन का लिपिड मेम्ब्रेन है। तो अब हमें क्या यूज करना पड़ेगा, कुछ सर्टेन ट्रांसपोर्टर्स यूज करने पड़ेंगे, कुछ कैरियर आयंस यूज करने पड़ेंगे, अदरवाइज ऐसे तो हमारा जो वाटर है वो अंदर नहीं जाने वाला है। हमें पता है कि जो plasma membrane है, it is a bilayer lipid membrane containing integral and peripheral proteins। तो lipid membrane है and proteins embedded है, and the diffusion of any substance किस पे dependent होता है, on its solubility in the lipids। तो जितना ज्यादा कोई उस लिपिड के अंदर soluble होगा उतनी ज्यादा उसका उतना ज्यादा आसान होगा उसके लिए उस मेम्ब्रेन को क्रॉस करना। So lipid soluble substances जो हैं they will diffuse faster through the membrane, but जो hydrophilic substances हैं that are water and water soluble substances, उनके लिए तो मुश्किल हो जाएगा इस लिपिड वाली मेम्ब्रेन को क्रॉस करके जाना, क्योंकि वो तो लिपिड्स में soluble ही नहीं है। So it is difficult for these molecules to pass through the lipid membrane, so they are not able to pass through the membrane easily। सो देयर मूवमेंट को हमको फैसिलिटेट करना पड़ता है, यानी हमें फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन करवाना पड़ता है। फैसिलिटेट यानी कुछ कैरियर प्रोटीन्स हमें लगेंगे, कुछ ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स, हम फैसिलिटेट करेंगे ट्रांसपोर्ट को। जो मेम्ब्रेन और इंटीग्रल प्रोटीन्स होते हैं वही होते हैं हमारे साइट्स फॉर फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, यानी कुछ प्रोटीन्स हम कैरियर प्रोटीन्स यूज करते हैं फॉर फैसिलिटेटेड ट्रांसफ्यूजन। जो केमिकली जो ये ट्रांसपोर्टर्स हैं, हमसे उनका केमिकल नेचर पूछ रहा है कि आपके जो ट्रांसपोर्टर्स आप यूज कर रहे हैं फॉर दीज वाटर सॉल्युबल या हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स वो केमिकली किस नेचर के हैं। तो केमिकली दे आर प्रोटीन्स। जो सर्टेन ट्रांसपोर्टर्स हैं केमिकली दे आर प्रोटीन्स। देन हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 2। इन अ पैसिव ट्रांसपोर्ट अक्रॉस अ मेम्ब्रेन व्हेन टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स मूव इन ऑपोजिट डायरेक्शन एंड इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर इट इज कॉल्ड एज। तो हमसे पूछ रहा है कि अगर पैसिव ट्रांसपोर्ट हो रहा है अक्रॉस अ मेम्ब्रेन, दैट इज ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस दैट टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रल प्रोटीन्स। तो हमें पता है कि जब इंटीग्रल प्रोटीन्स के हेल्प से कोई भी ट्रांसपोर्ट होता है सो दैट इज कॉल्ड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन भी हमारे पास 3 तरीके का हो सकता है, आइदर इट कैन बी यूनिपोर्ट और इट कैन बी सिम्पोर्ट और इट कैन बी एंटीपोर्ट। So uniport is the passage of a single molecule in one direction, यानी एक मॉलिक्यूल सिंगल मॉलिक्यूल किसी एक डायरेक्शन में जा रहा है तो उसे हम कहते हैं यूनिपोर्ट। ठीक है, फिर आता है हमारे पास सिम्पोर्ट। तो सिम्पोर्ट इज साइमल्टेनियस मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स इन द सेम डायरेक्शन। ठीक है, तो सिम्पोर्ट में जो है साइमल्टेनियस मूवमेंट होगा सिम्पोर्ट, यानी एक साथ जाएंगे इन द सेम डायरेक्शन, जबकि एंटीपोर्ट में साइमल्टेनियस मूवमेंट होगा मॉलिक्यूल्स का बट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। एंटीपोर्ट में ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, तो हमारे पास ये एंटीपोर्ट हो जाएगा। कैरियर प्रोटीन्स जो होते हैं प्रेजेंट इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दे अलाउ 2 different types of molecules to move across the membrane by the passive transport।
ठीक है। तो एक तो यूनिपोर्ट हो सकता है, यानी एक अकेले जा रहा है, दो साथ में जा सकते हैं सिम्पोर्ट इन द सेम डायरेक्शन, और दो जा सकते हैं इन द ऑपोजिट डायरेक्शंस इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। तो ये अलाउड होता है, ये टाइप्स होते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के, दैट इज यूनिपोर्ट, सिम्पोर्ट एंड एंटीपोर्ट। तो हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि पैसिव ट्रांसपोर्ट है, ठीक है, फैसिलिटेटेड है, when two different molecules move in opposite direction and independent of each other, तो इसे हम कहते हैं एंटीपोर्ट। एंड सो जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास एंटीपोर्ट। So antiport is the process in which two different molecules move in opposite direction and independent of each other. फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, osmosis is a special kind of diffusion in which water diffuses across the cell membrane. The rate and direction of osmosis depend upon both. तो अभी अभी हमने ये एक ऑप्शन में देखा था एमसीक्यूज के कि osmosis जो है it is a special kind of diffusion, पर इसमें क्या हो रहा है, it is the movement of solvent molecules, that is movement of water molecules mostly from a region of higher water potential to a region of lower water potential. So जो water molecules हैं वो move कर रहे हैं from a region of their higher concentration to the region of their lower concentration, या फिर हाई वाटर पोटेंशियल से लो वाटर पोटेंशियल की तरफ हमारा वाटर मॉलिक्यूल्स जो है वो मूव कर रहे हैं। तो ये तो हुआ हमारे पास ओस्मोसिस की डेफिनेशन। सो इट इज अ स्पेशल काइंड ऑफ डिफ्यूजन एंड वाटर विल मूव फ्रॉम इट्स हायर कॉन्सेंट्रेशन टू इट्स लोअर कॉन्सेंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन। सो वाटर अपने हायर कॉन्सेंट्रेशन से अपने लोअर कॉन्सेंट्रेशन में मूव करेगा थ्रू अ सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन, एंड ये जो है डिपेंडेंट होगा बोथ अपॉन कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट एंड, पहला तो कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट जहां पे वाटर की कंसेंट्रेशन हाई होगी या फिर वाटर का जो पोटेंशियल है वो हाई होगा। सो एक तो उस पर डिपेंड करेगा, एंड द सेकेंड थिंग इज प्रेशर ग्रेडियंट, कि आप प्रेशर अप्लाई कर दोगे तो फिर वो रिवर्स ऑस्मोसिस की तरफ भी जा सकता है। सो प्रेशर ग्रेडियंट पे भी डिपेंड करेगा, एंड साथ ही साथ कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट पे तो ऑब्वियसली डिपेंड करेगा कि कॉन्सेंट्रेशन जहां ज्यादा है वहां से हमारा जो वाटर है वो मूव करेगा टू द रीजन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन। सो पहला तो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट पर डिपेंड करेगा, एंड दूसरा हमारा जो है प्रेशर ग्रेडियंट पे जो है वो डिपेंड करेगा। सो ये है हमारा ओस्मोसिस के बारे में कि ओस्मोसिस जो है किस पे डिपेंड करेगा। फिर है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, a flowering plant is planted in an earthen pot and irrigated. Urea is added to make the plant grow faster, but after some time if the plant dies, this may be due to. So flowering plant को हमने plant किया in an earthen pot and irrigate किया, यूरिया is added to make the plant grow faster. उसके बाद हमने यूरिया डाल दिया कि सोच के कि उससे तो प्लांट जो है जल्दी ग्रो करेगा, क्योंकि यूरिया एक फर्टिलाइजर है हमारा। लेकिन कुछ देर बाद जो है प्लांट की डेथ हो जाती है, द प्लांट डाइज। तो ये ऐसा क्यों हुआ? तो ऐसा क्यों हुआ हमारे पास? तो जब हमने यूरिया को सॉइल में डाल दिया तो उससे जो सॉइल है हाइपरटोनिक बन गया। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है? जिसमें सॉल्यूट कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन आउटसाइड इज हायर देन द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट्स इनसाइड द रूट सेल्स। यानी सॉल्यूट कंसंट्रेशन बाहर बहुत ज्यादा है और अंदर रूट्स के काफी कम है। सो सारा पानी जो है वाटर पोटेंशियल बाहर का कम हो गया। तो हमें पता है कि रूट्स में तो ओस्मोसिस होता है, तो रूट्स क्या करेंगे? रूट्स का सारा पानी जो है वो सॉइल के अंदर चला जाएगा। तो जो हमारे पास रूट्स हैं वो ही हमारे पास जो है प्लाज्मोलाइज हो जाएंगे एंड मर जाएंगे। सो द वाटर मॉलिक्यूल्स विल मूव आउट ऑफ द सेल सैप दैट इज हायर वाटर पोटेंशियल टू द आउटसाइड, जहाँ पे हमारे पास यूरिया है जिसके वजह से वाटर पोटेंशियल कम हो चुका है, लोअर वाटर पोटेंशियल, एंड इस प्रोसेस को हम बोलेंगे एक्सोस्मोसिस।
एंड जो कंटिन्यूस एक्सोस्मोसिस है उसके वजह से सेल्स जो है वो प्लाज्मोलाइज होके फाइनली डाई कर जाते हैं। सो जो रूट के जो हमारे पास रूट हेयर है, रूट्स के सेल्स हैं, वो प्लाज्मोलिसिस की तरफ चले जाएंगे बिकॉज ऑफ द एडिशन ऑफ यूरिया। यूरिया विल मेक द सॉइल हाइपरटोनिक एंड वाटर विल लीव द रूट्स एंड गो इनटू द सॉइल, जिससे रूट्स का प्लाज्मोलिसिस हो जाएगा एंड फाइनली डेथ हो जाएगा। सो अगर रूट्स ही मर जाएंगे तो प्लांट सरवाइव नहीं कर पाएगा। सो इसके वजह से जो है हमारे पास यहाँ पे जो आंसर होगा प्लाज्मोलिसिस होगा। देन ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 कि हमने यूरिया तो डाला ये समझ के कि यूरिया फर्टिलाइजर है, इससे जो है हमारे पास प्लांट की ग्रोथ जो है फास्टर होगी, पर ऑन दी ऑपोजिट हैंड जो प्लांट है उसकी डेथ हो जाती है। सो ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता है ड्यू टू प्लाज्मोलिसिस। देन ये था क्वेश्चन नंबर 4। देन आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 पे। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम द सॉइल बाय ड्राई सीड्स इंक्रीजेस द डैश, thus helping the seedlings to come out of the soil. So हमें पता है कि हम ड्राई सीड्स को जब सॉइल में डालते हैं तो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर होता है, इसको हम इम्बिबिशन कहते हैं। सो इम्बिबिशन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूजन। जो सरफेस ऑफ द सीड्स है वो हमारे पास क्या करता है, वाटर को एब्जॉर्ब करता है या इम्बाइब करता है एंड स्वेल अप हो जाता है, एंड इसे हम कहते हैं इम्बिबिशन। सो वाटर इज एब्जॉर्ब बाय द कोलॉइड्स causing them to increase in volume. The cellulose present in the cell wall of the seed imbibes water and develops a pressure called imbibition pressure. So imbibition pressure यहाँ पे डेवलप हो जाता है क्योंकि जो हमारे पास जो सीड्स है उसने वाटर को एब्जॉर्ब कर लिया है। सो imbibition प्रेशर, और इम्बिबिशन प्रेशर के वजह से ये सीड जो है उसका जो सीड कोट है वो हमारा फट जाता है, क्योंकि वहां पे वाटर एक्यूमुलेट होता रहेगा, प्रेशर इंक्रीज होता रहेगा, तो सीड कोट फटता है एंड जो हमारे पास सीडलिंग है जर्मिनेशन होता है एंड सीडलिंग जो है फाइनली सीड के बाहर आ जाता है। सो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर होता है पहले तो फ्रॉम द सॉइल बाय ड्राई सीड्स लीडिंग टू इम्बिबिशन, एंड इम्बिबिशन जो है फर्दर इंक्रीज करता है प्रेशर को, एंड इस इम्बिबिशन प्रेशर के वजह से जो हमारी सीड कोट है वो फटती है या टूटती है और सीडलिंग जो है वो जर्मिनेशन के थ्रू निकल के आता है थ्रू द सॉइल। तो ये है हमारे पास इम्बिबिशन प्रेशर का कॉन्सेप्ट कि इम्बिबिशन प्रेशर के वजह से जो है हमारा जर्मिनेशन का प्रोसेस हो पाता है, क्योंकि उस प्रेशर के वजह से ही जो सीडलिंग है वो बाहर निकलती है फ्रॉम द सीड और हम उसको सीडलिंग के फॉर्म में देखते हैं आउट ऑफ द सॉइल। देन ये था क्वेश्चन नंबर 5। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। वाटर मूव्स अप अगेंस्ट ग्रेविटी एंड इवन फॉर अ ट्री of 20 meter height, the tip receives water within 2 hours. The most important physiological phenomenon which is responsible for the upward movement of water is. तो जो वाटर है वो हमें पता है कि अगर एक 20 मीटर का भी ट्री है तो वो कैसे आखिर उसके सारे पार्ट्स को कैसे वाटर रिसीव हो रहा है विद इन 2 hours में, जो रूट से टिप तक पानी चला जाता है। तो ऐसा कैसे होता है, क्या फेनोमेनन है इसके पीछे? फॉर द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर, आखिर क्या रीजन है कि इतना ज्यादा हाइट्स तक जो वाटर है वो ट्रैवल कर पा रहा है इन दीज प्लांट्स? सो क्या रीजन है इसका? तो ट्रांसपिरेशन इसका रीजन है। कैसे? तो हमारे पास जो लॉस ऑफ वाटर है एज द वाटर इवापोरेट्स फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट, हमें पता है कि ट्रांसपिरेशन क्या है। सो ट्रांसपिरेशन इज द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। तो एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट से लॉस ऑफ वाटर हो रहा है, ठीक है। इसके वजह से क्या होगा कि जो वाटर लॉस हो रहा है फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट, उसके वजह से एक नेगेटिव प्रेशर बिल्डअप होगा इन द जाइलम वेसल्स, और इसके वजह से एक सक्शन फोर्स होगा जिसे हम बोलेंगे ट्रांसपिरेशन पुल।
तो नेगेटिव प्रेशर जो है जाइलम वेसल्स में वो एक सक्शन पुल को क्रिएट करेगा जिसको हम कहते हैं ट्रांसपिरेशन पुल। और ये ट्रांसपिरेशन पुल जो है वो काफी स्ट्रांग होता है एंड इसके वजह से, इस पुल के वजह से, यानी एक तरफ से पानी निकल रहा है तो जाइलम जो है वो खाली होते जा रहा है और खाली होने के वजह से एक पुल को बना रहा है, सक्शन। यानी हमें पता है वैक्यूम में सक्शन क्रिएट होता है, तो वो जाइलम जो ट्रांसपिरेशन के थ्रू खाली होते जा रहा है एक सक्शन फोर्स को एक्सर्ट कर रहा है जिसे हम कहते हैं ट्रांसपिरेशन पुल। और ये जो ट्रांसपिरेशन पुल है वही हमारा रिस्पॉन्सिबल है फॉर पुलिंग ऑफ वाटर टू ग्रेट हाइट्स। यानी हमें पता है कि बहुत सारे टॉल ट्रीज होती हैं, उनके भी टिप तक पानी पहुंचता है। तो ये कैसे होता है? ये होता है ड्यू टू ट्रांसपिरेशन पुल एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर टू ग्रेट हाइट्स। तो ट्रांसपिरेशन पुल हमारा जो है वो यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक में होगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास। The plant cell cytoplasm is surrounded by both cell wall and cell membrane. The specificity of transport of substances are mostly across the cell membrane. तो हमें बोल रहा है कि प्लांट सेल में तो सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन दोनों है, फिर भी जो स्पेसिफिसिटी ऑफ ट्रांसपोर्ट है यानी कि कौन सा अंदर जाएगा और कौन सा बाहर आएगा वो तो हमारा सिर्फ सेल मेम्ब्रेन पे ही डिपेंडेंट है। तो ऐसा क्यों है? ऐसा इसीलिए है क्योंकि सेल मेम्ब्रेन हमारे पास सिलेक्टिवली परमेएबल है और सिलेक्टिवली परमेएबल होने के वजह से ही जो स्पेसिफिटी है, तो सेल मेम्ब्रेन इज सिलेक्टिवली परमेएबल। और सिलेक्टिवली परमेएबल यानी हम कुछ ही चीजों को अलाउ करेंगे, ऐसा नहीं है कि जो हमारे पास आ रहा है हम सबको सेल के अंदर आने देंगे। तो ये स्पेसिफिसिटी जो है वो सेल वॉल के वजह से भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सेल मेम्ब्रेन के वजह से है। सो स्पेसिफिसिटी ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस आर मोस्टली अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन बिकॉज सेल मेम्ब्रेन ही तो है जो सिलेक्टिवली परमेएबल है। तो इसके वजह से ही हमारे पास स्पेसिफिसिटी जो है उसका ओरिजिनेशन हो रहा है कि हम सबको अंदर नहीं आने देंगे, स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स को ही आने देंगे। सो दिस विल बी द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 7। तो हम आज के लिए यहीं तक क्वेश्चन नंबर 7 तक करेंगे। तो हमने सारे एमसीक्यूज किए और हम देखते हैं कि जब हम एमसीक्यूज करते हैं तो एमसीक्यूज से ही डायरेक्टली क्वेश्चंस को वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में पूछते हैं, उसी को इलैबोरेट करके शॉर्ट आंसर टाइप में एंड लॉन्ग आंसर टाइप में फाइनली वो हमसे सारी डिटेल्स जानना चाहते हैं। सो इन क्वेश्चंस को कर करके आपको एमसीक्यूज बनाने के भी बहुत सारे, आपको हर एक लाइन में एक एमसीक्यू मिल सकता है। तो आप अच्छे से इन क्वेश्चंस को करिएगा। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 8 से नेक्स्ट सेशन में सॉल्व करेंगे। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए और मेहनत करते रहिए। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट।